नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रमेश बाबू की एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर रमेश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उन्होंने अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही वो स्तब्ध रह गए। रमेश बाबू ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकल रहे थे तो उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर रमेश बाबू वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे रमेश बाबू को वृद्ध आश्रम में बहुत अच्छा महसूस होने लगा, जबकि घर में रोज के कलेश से रमेश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर को कहते कि तुम तो चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए कभी मैंने अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन रमेश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, का हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू रहने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। राजेश बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की ओर चली गई। राजेश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते थे, लेकिन वह पूरी तरह नहीं समझ पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर राजेश बाबू देखते वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपाकर रखती थी। एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो राजेश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। राजेश बाबू का उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उनका दोस्त उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आ गया। खाने के कमरे में बैठने के बाद राजेश बाबू की नज़रें बार बार शांति देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उन्होंने किसी से पूछा कि वह महिला खाना खाने क्यों नहीं आई, तो किसी ने उन्हें बताया कि वो बहुत दुखी है। उनके बेटे बहू ने उनके साथ जो किया वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ये सब सुनकर राजेश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे आखिर शांति देवी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद वे शांति देवी के पास गए। राजेश बाबू को खड़ा देखकर शांति देवी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी राजेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची। लेकिन शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखें भर आई। राजेश बाबू को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने के लिए बैठ जाते थे। एक दिन जब वे कविता लिख रहे थे तभी आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई, राजेश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर राजेश जी हैरान हो गए और उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी दिखने लगे। जब ऑफिस में गए तो उनका 5 वर्ष का पोता चिंटू झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। राजेश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है।
उन्होंने अपने आप को संभाला और गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज चिंटू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। चिंटू की ख्वाहिश है आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी राजेश बाबू बोले, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। तभी उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, आपके मित्र भी पार्टी में आ रहे हैं, सभी लोग आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तभी राजेश बाबू बोले, अच्छा तो मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो? अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। तभी उनके पोते ने जिद की और बेटा बहू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे माफ़ी मांगी और कहा, आपके पोते का भी जन्मदिन है, इसकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे? ये बात सुनकर राजेश बाबू का दिल पिघलने लगा। अपने पोते की जिद के आगे राजेश बाबू खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही चिंटू का जन्मदिन हो जाएगा और उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। चिंटू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। राजेश बाबू के मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु राजेश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा। हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया, परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज देंगे उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले दिन जब सुबह वो सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू संजना बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। राजेश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और कार में बैठते हुए एक पल के लिए घर की ओर देखते हैं। फिर वो लोग निकल जाते हैं वृद्धाश्रम के लिए। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटा बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। राजेश बाबू भी कार से निकलकर अंदर जाने लगे और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई, जो कार में बैठने ही जा रहे थे। तभी राजेश बाबू ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। वे दोनों उनके पीछे पीछे चल पड़े। राजेश बाबू ने एक व्यक्ति को शांति देवी को बुलाने के लिए कहा। शांति जी जैसे ही बाहर आई तो वैसे ही राजेश बाबू का बेटा और बहू उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं और बहू संजना को तो जैसे काटो तो खून नहीं। संजना दौड़कर शांति देवी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर संजना बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है? तो भाभी ने कहा माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर शांति जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे, मुझे 1 महीना पहले ही वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ आप मुझे तो फ़ोन करके बता सकती थी, मैं यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? तो शांति जी बोली, मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। इतना कहते हुए शांति जी ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरी दोनों ही औलादें निकम्मी हैं। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर संजना का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वो मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। तभी शांति देवी बोली, बेटा वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन अगर माफ़ी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई संजना अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी सौरभ ने भी माफ़ी मांगी और कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। तो राजेश जी और शांति जी दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहा, हमें अब बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्ध आश्रम में ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की,
लेकिन उन दोनों का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं, बार बार नहीं खाना चाहते। इतना कहकर राजेश जी और शांति जी अपने अपने कमरे में चले गए। संजना और सौरभ दुखी मन से अपने घर वापस चले गए और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जेब से निकलकर गिर गया था। जब सौरभ ने उस कागज को खोलकर देखा तो उस कागज में एक कविता लिखी थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है आज। मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर सौरभ के दिल में न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ और उधर संजना भी अपनी माँ की हालत देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं था। किसी ने सही ही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।